हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्मी पॉइंट। मेरा नाम आनंद है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक भूगोल का चैप्टर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर हम पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो भूमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, चाहे वायुमंडल हो या जीवमंडल हो। एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे क्यों हमारे लिए वो आवश्यक है तथा एक दूसरे से वो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा है ना कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जीवन के लिए वो मौजूद हैं। तो यही उसने बताया है कि हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों घटकों के बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है, तो पहला घटक क्या है? भूमंडल। तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। आपको ये टिक करके रखना है अपनी बुक में और इसको नोट करना है। दूसरा कौन सा है? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा घटक क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो नाइट्रोजन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी गैसें मिलकर वायुमंडल बनाती हैं। अब तीसरा क्या है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। तो देखो बर्फ कहाँ मिलती है हमें? देखो जो हमारे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव है वहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा जमी रहती है ना। और दूसरा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो उनकी शिखर होता है, चोटी होती है, वहाँ पर भी बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो वो जल में उसको भी हम जलमंडल में ले सकते हैं। फिर जलवाष्प, जो वायु होती है उसके अंदर भी जलवाष्प होता है ना, तो उसको भी जलमंडल में ले सकते हैं। अब आता है चौथा कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा एक ये पॉइंट बन जाता है जीवमंडल, जो इन तीनों के द्वारा बनता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भूमंडल के बारे में। तो देखो भूमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो हमारी भूपर्पट्टी होती है किससे बनी होती है? चट्टानों तथा मिट्टी से बनी होती है और इसी को क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और इस भूमंडल में क्या होता है कि जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम पौधे उगते हैं वो कहाँ से? ज़मीन पे तो उगते हैं और ज़मीन में उनको पोषक तत्व मिलेंगे तभी तो वो उग पाएंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए उसके अंदर क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं जिससे कि जीव अपनी वृद्धि कर सकें। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्तरीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलीय जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम जो स्थल है इसका, जो भूमंडल है उसकी जो ऊपरी परत है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला महाद्वीपों में और दूसरा महासागरों में। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? चलो इसको तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्थलीय भूभाग हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हाँ महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप देखोगे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो यूरोप तथा एशिया से अलग हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं कि समुद्री जल का तल जो होता है सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। मान लिया कि ये हमारा समुद्र का तल है। ठीक है, और ये हमारी क्या है? भूमि है। इसके ऊपर ये पहाड़ मान लिया, तो हमें नापना है कि ये कितना भूमि ऊंची है। तो हम क्या करेंगे? इस तल से, समुद्र के तल से यहाँ से मापेंगे और यहाँ तक ऐसे ऊंचाई तक मापेंगे। तो हमारा जो जितना भी आएगा नाप उसको नोट करेंगे। तो जब भी हम किसी जगह की नापाई लेते हैं या फिर माप करते हैं वो हम समुद्र तल से ही करते हैं और समुद्र तल को कितना मानते हैं? शून्य मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि अभी पूछा था ना कि जितने भी महासागर होते हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है और दक्षिणी महासागर है। फिर इधर भी प्रशांत महासागर, ये आर्कटिक महासागर, ये सारे आपस में क्या है? जुड़ रहे हैं। लेकिन जो महाद्वीप हैं वो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तो ये पनामा जो संधि है इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया से अलग हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया इन सब से अलग है। तो हम कह सकते हैं कि महाद्वीप आपस में अलग होते हैं लेकिन महासागर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
अब देखो आगे क्या दिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपको याद रखना माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। अब विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। मेरियाना इसका नाम है, गर्त मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, तो जी ये मान लिया हमने कि ये क्या है, हमारा समुद्र है, और समुद्र के नीचे इस तरह से ज़मीन होती है, तो ज़मीन के नीचे एक गड्ढा है बहुत गहरा, इसको मेरियाना गर्त बोला गया है, जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर है। तो देखो जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो तो 8,848 मीटर है सबसे ज़्यादा, और सबसे गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। तो देखो गहराई ऊंचाई के मुकाबले ज़्यादा है। तो ये वही कह रहा है कि आगे कि क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी इतनी अधिक हो सकती है। देखा, तो मेरियाना गर्त जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। अब देखो हम एक कर इसके महाद्वीप कितने होते हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो आपको ये सीरियल वाइज याद रखने हैं कि कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, और 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो अभी इसके बारे में हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो महाद्वीप हैं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। उससे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ विशेषताएं इसकी। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी इसके बारे में देखेंगे ही। और साथ ही साथ क्या है कि यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या बोला जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, तो इसको एक बार हम मैप में देख लेते हैं, तो इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं बताइए वो भी देख लेते हैं। तो हमारा एशिया कहाँ रहा, ये रहा। तो विश्व का जो भी 1/3 भाग है वो उतना ये घेरता है क्षेत्रफल का, और साथ ही साथ ये विश्व का सबसे बड़ा भी महाद्वीप है। और इसको यूरोप अलग करता है, यूराल पर्वत जो है वो इसको यूरोप से अलग करता है। और इसने ये भी बताया था कि जो ये पूर्वी मतलब कि पूर्व में स्थित है पृथ्वी के। तो देखो ये रही हमारी 0 डिग्री, और इससे पूर्व ये रहा, तो ये पूर्व में स्थित है। साथ ही साथ ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखो यहाँ से भूमध्य रेखा जा रही है ना, विषुवत रेखा, तो यहाँ से उत्तर में ये स्थित है। और ये भी देखा कि ज़्यादातर जो हमारे ये स्थलीय भाग हैं, तो देखो उत्तरी गोलार्ध में ही आपको मिलेंगे, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में इतनी ज़्यादा स्थलीय भाग नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथ ही साथ यूरोप जो यूराल पर्वत है वो यूरोप से इसको अलग करता है। ठीक है, और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। तो चलो अगला देखते हैं हम यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो यूरोप एशिया से छोटा है, बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा इसकी स्थिति का पता लगाइए। चलो इसको भी देखते हैं कहाँ पर है ये। तो देखो हमारा यूरोप महाद्वीप बिल्कुल ही एशिया के बगल में है। ठीक है, तो यूरोप जो महाद्वीप है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कौन कौन से, देखो ऊपर है आर्कटिक महासागर, नीचे है भूमध्य सागर, और इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। ये देखो अटलांटिक महासागर ये यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा है। तो 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों तथा महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क, मकर तथा विषुवत वृत्त के किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को भी हम डिटेल में मैप में देख लेते हैं। ठीक है, देखो अफ्रीका महाद्वीप जो एशिया है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहली बात तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये चारों तरफ से ये भी किससे समुद्र से घिरा हुआ है। तो देखो इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इसके पूर्व में हिंद महासागर है, इसके दक्षिणी महासागर है,
और इसके उत्तर में भूमध्य सागर, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तीसरा पॉइंट, इसमें क्या है कि सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो ये रहा हमारा सहारा रेगिस्तान, इस एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कहा जाता है इसको। और चौथा पॉइंट कि जो नील नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो भी इसी में है, तो वो ये रही, देखो ये रही, यहाँ पे आपको दिख रही होगी नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा अफ्रीका महाद्वीप। आगे देखते हैं, आगे है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। देखो, हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका आता है और तीसरे नंबर पर आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका से एक पतले से जो स्थल संधि होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो देखो, इसको मैप में भी दिखा रखा है, ये रही हमारी पनामा स्थल संधि, ठीक है, जहाँ पर मतलब कि स्थल बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो देखो, इसको मैप में हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? उत्तर और पश्चिम में है। तो देखो, यहाँ से विषुवत रेखा जा रही है और ये उत्तर में है, और साथ ही साथ पश्चिम में है, तो हमारी ये रही 0 डिग्री, और इससे पश्चिम में ये स्थित है। साथ ही साथ ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से महासागर अगर आप पूछे तो बताओ? तो देखो, इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर, पूर्व में है अटलांटिक महासागर, और उत्तर में क्या है? ये आर्कटिक महासागर गया हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अगला देखते हैं हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन बहती है। तो देखो, अभी आया था कि देखो सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी, तो सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो वो है नील नदी जो कि अफ्रीका में है, और यहाँ पर बोला है कि सबसे बड़ी नदी अमेजोन है जो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची नहीं, सबसे लंबी, वो भी एंडीज है, वो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बहुत सारी बातें हैं जो आपको नोट करनी है। और साथ ही साथ इसकी ये 2 महासागरों से घिरा हुआ कौन कौन से? इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर और पूर्व में है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट करके रखना है, बुक में इसको टिक भी कर लेना है, ठीक है। अब देखो, तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो जो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। तो एशिया सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो आपने ऑस्ट्रेलिया देखा भी होगा, आप देख भी सकते हो कि ये बिल्कुल चारों तरफ से महाद्वीप मतलब महासागरों से घिरा हुआ है। इतना छोटा है, इस छोटा होने की वजह से इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब देखो, लास्ट जो हमारा बचा है वो अंटार्कटिका महाद्वीप बचा हुआ है, ठीक है। तो यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये बिल्कुल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र, मतलब कि जहाँ पर रिसर्च करते हैं, यहाँ स्थित हैं। तो भारत के भी शोध केंद्र यहाँ हैं, इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। देखो, यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो भारत के शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका में, उनके नाम बताओ। तो आपको ये याद रखना है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बारे में क्या बताया कि हमें यहाँ पर कोई भी मानवीय जो स्थायी मानव निवास होता है यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई मानव रहता नहीं है, बस रिसर्च के लिए यहाँ पर केंद्र खोल लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ़ की मोटी चादर से ढका रहता है, ठीक है। अब हमारा स्थलमंडल हो गया खत्म, भूमंडल। अब आते हैं हम जलमंडल पे, ठीक है। तो जलमंडल क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी इसके अंदर हम जानेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है, ठीक है। तो 31% कितना है? जल है, और 29% स्थल है। स्थलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सम्मिलित हैं, ठीक है। तो स्थलमंडल में जो मतलब कि जो हमारा जलमंडल है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जल जो हमें महासागर भी मिल जाते हैं, उसके अंदर नदियाँ भी, झीलें भी, हिम नदियाँ मतलब जहाँ पर ऐसी नदियाँ जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। और जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है हमारी ज़मीन के अंदर, उसको भूमिगत जल कहते हैं।
साथ ही साथ जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें भी नमी होती है ना, इसलिए उसको जलवाष्प कहते हैं। ठीक है, ये सारे जलमंडल में आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% यानी कि 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। तो देखो 97% तो पानी महासागरों में ही पाया जाता है, यानी कि सिर्फ 3% बाकी बचा हुआ है। ठीक है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत ही कम भाग अलवण का मतलब होता है जो खारा ना हो, उसके रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आ सकता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। देखो हमारे पानी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो हम पृथ्वी पर रहते हैं, इतना बड़ा 71% पानी है, फिर भी हम क्या उसको पी नहीं सकते। देखो उसमें से 71% में से जो 97% है, 97.2% है, वो तो महासागर में ही है। बाकी जो 2.8% बचा, उसमें से 2.77% तो देखो जो बर्फ़ होती हैं और बर्फ़ की जो चादर होती है, मतलब बड़ी बड़ी बर्फ़ें जमी रहती हैं उसके, तथा जो भूगर्भ में संचित है, मतलब ज़मीन के अंदर जो जल है उसके रूप में है। बाकी जो 0.03% जो पानी बचा वो ही हम सिर्फ पी सकते हैं। इसीलिए हमें जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना ही प्रतिशत जो पानी बचा हुआ है ना, 3%, वही सिर्फ पीने के लिए। अगर ये भी खत्म हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमें पानी का क्या करना चाहिए, संग्रहण करना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखा है, देखो यहाँ पर महासागर के बारे में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना महासागर पे कितना 97.2% पानी तो महासागर में ही है, लेकिन वो खारा है, हम उसे पी नहीं सकते। तो देखते हैं महासागर के बारे में थोड़ा डिटेल से। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील मतलब हमेशा ये बहता रहता है इधर से उधर। ठीक है, तो तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। ठीक है, तो महासागरीय धारा, देखो महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ अगर पूछे तो आप बता दोगे कौन कौन सी हैं? तरंगे हैं, ज्वार भाटा है तथा महासागरीय धारा है। ठीक है, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। ज्वार भाटा मतलब ज्वार मतलब होता है ऊपर नीचे होना, मतलब ज्वार मतलब उठना, और भाटा मतलब नीचे गिरना। ठीक है, तो जब जल जो हमारा महासागर होता है उसका जल ऊपर नीचे जब गिरता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। इसी तरह से तरंगे होती हैं बहुत सारी, जो हमेशा पानी के रूप में बहती रहती हैं। ये इसी वजह से क्या होता है, महासागर में जल की गति होती है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं 3 गतियाँ, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख है। ठीक है, तो इन 5 महासागरों के नाम याद रखने हैं, और उनमें सबसे बड़ा, फिर छोटा, उससे भी छोटा, इस तरह से आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना जो गड्ढा हैगा वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। देखो वृत्ताकार लग रहा है ना, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे तक वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। देखो चित्र में आप इसको देख भी सकते हो। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो आप ये आसानी से देख सकते हो कौन कौन से महाद्वीप हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये वगैरह वगैरह जितनी भी अभी तक हमने पढ़े थे, ये ज़्यादातर इसके आसपास ही हैं। अब आते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के आकार का है। ठीक है, तो ये देखो आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये जैसे हम एस बनाते हैं उसी तरह से घूमा हुआ है। ठीक है, इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतरित है। दंतरित मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि निकली हुई है जगह जगह। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो निकली हुई है ना जगह जगह, इसलिए इसको दंतरित कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्या हो गए थे, तट बन गए थे। ठीक है, यह अनियमित एवं दंतरी रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। पोताश्रय क्या होते हैं और पत्तन क्या होते हैं, जहाँ पर मतलब कि जो हमारे जहाज होते हैं पानी के, वो आके रुकते हैं। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। व्यस्त मतलब यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमेशा जहाज आते जाते रहते हैं, माल आता है जाता है, व्यापार होता है। ठीक है, अमेरिका का यूरोप से, यूरोप का अमेरिका से, इस पानी के जहाज़ों द्वारा ही होता है व्यापार। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी
देश के नाम पे पड़ा है, यानी भारत के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो अगर हिंद महासागर के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, वो कौन सा है? हमारा भारत है। तो इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, तो यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया हमारे हिंद महासागर के बारे में पढ़ लिया। अब बचा है दक्षिण महासागर। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है ये। ठीक है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वहाँ तक, और जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ तक, इसके बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, अब आता है आर्कटिक महासागर, जो हमारे क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त पे स्थित है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा यूरोप है उसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, तो ये उसी की बात कर रहा है। तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा प्रशांत महासागर है उससे थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ है, जहाँ पर छिछले जल भरा हुआ है। ठीक है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये बेरिंग जल संधि वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद भी रख सकते हो कि जो प्रशांत महासागर से जिस तरह से ये आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है जिस संधि द्वारा, उसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका के जो तट हैं उनसे तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अब हमने जलमंडल के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में देखते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है, तो जो सूर्य की जो किरणें आती हैं वो अगर हमें वायुमंडल नहीं होगा ना तो हमें वो मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं, मतलब कैंसर कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा किरणें मतलब खतरनाक होती हैं। तो जो वायुमंडल होता है, जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको ऊपर ही रोक लेता है वो, और जो अच्छी अच्छी किरणें होती हैं, जो ताज़ा रोशनी होती है, उसको नीचे आने देता है। ठीक है, तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौममंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। देखो यहाँ पर हम 5 परतों के बारे में देख सकते हैं। देखो पहली परत आ गई सौममंडल। तो सौममंडल में तो हम नीचे रहते हैं जहाँ पर जहाज वाज उड़ते हैं। समताप मंडल, फिर आता है मध्यम मंडल, उसके बाद आयन मंडल। तो यहाँ पर देखो आयन मंडल में क्या होता है, जो हम जितने भी सैटेलाइट होते हैं हमारे, वो सारे के सारे आयन मंडल में ही स्थित होते हैं। और उसके बाद आ जाता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो आपको ये चित्र भी मतलब कि बनाना के लिए आ सकता है पेपर में, तो आपको ये चित्र याद रखना है। साथ ही साथ इसके जो मंडल हैं, जितने भी वायुमंडल की परतें हैं, इनके नाम भी ये याद रखने हैं। तो 5 नाम हैं इनके, सौममंडल, सतनाभ मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, आपको ये नोट करके रखना है और आपको कॉपी में चित्र भी बनाना है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% है। ठीक है, तो देखो जो 99% है उसमें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को भी बांटें तो 78% है इसके अंदर नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन, तथा जो 1% बचता है उसके अंदर बाकी जो गैसें हैं वो आ जाती है, जैसे कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी बहुत सारे धूल के कण होते हैं, वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा जो हमारा वायुमंडल है वो बटा हुआ है विभिन्न गैसों में। ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो जो हमारे जितने पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन द्वारा ही बढ़ते हैं, उनको उनसे मतलब कि पोषण मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यदि भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। अवशोषित मतलब सोख लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। अगर मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो ना तो हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़े। ठीक है, बर्फ़ जमी रहे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हम क्या है, थोड़ी गर्म रहती है हमारी पृथ्वी। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो नीचे सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे ही घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही मतलब कि जो पर्वतों पर जो चढ़ाई करते हैं उनको हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है,
तो जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ते हैं तो क्या वहाँ पर पौधे भी कम होते जाते हैं, पौधे कम होंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या होगा, हवा का घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है, कोई सी हवा मिल नहीं पाएगी। तो क्या करते हैं वो लोग वहाँ पर सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो जो पर्वतारोही होते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, आपने देखा होगा कि पहाड़ों का जो तापमान होता है बहुत कम होता है, मतलब ठंड होती है, और जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पर इतने ज़्यादा तापमान कम नहीं होता है, वहाँ पर अच्छा मीडियम साइज होता है, ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम, ठीक है। तो हमारा जो वायुमंडलीय दाब होता है वो भी कम ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको कैसे जान सकते हैं, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वायु को निम्न दाब होता है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो वहाँ पर वायु को उच्च दाब होता है। तो जो ठंड होती है जहाँ पड़ रही होती है वहाँ से वायु, जब गर्मी पड़ रही होती है उधर बहती है, इसी को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो जब गतिशील वायु होती है, मतलब जब वो बह रही होती है तो उसे पवन कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमने वायुमंडल के बारे में देख लिया, तो अब हम देखते हैं जीव मंडल के बारे में, जो कि हमारा चौथा मंडल है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम जीव मंडल क्या है। तो जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। तो स्तनधारी क्या होती हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, ठीक है। तो मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। देखो जंतु जगत में क्या आता है, जितने भी हम मान लो मनुष्य हो गए, दूसरा जो जानवर हो गए वो आते हैं जंतु जगत में, लेकिन प्राणी मतलब पादप जगत जो होता है उसके अंदर सिर्फ पौधे आते हैं, ठीक है। तो जितने भी पौधे आते हैं वो पादप जगत में ही आते हैं, ठीक है। इसके आगे है कि पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका उदाहरण भी दिया गया हुआ है। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। देखो अगर मान लो हमने लकड़ी या देखो खेती के लिए वनों को काटा तो ये किसका हिस्सा है, ये तो जीव मंडल का हिस्सा है। जीव मंडल में हमने देखा था ना कि पादप जगत भी आता है, तो इससे क्या कटाव हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, लेकिन इससे मिट्टी का भी कटाव हो रहा है। और मिट्टी किसका भाग है, ये जीव उसका भूमंडल का भाग है। तो देखो अगर हमने जीव मंडल पे कोई भी प्रभाव करा, उस पर कोई भी क्रिया करी तो उसकी प्रतिक्रिया किस पे हो रही है, जीव मंडल पे, भूमंडल पे भी हो रही है, ठीक है। तो भूमंडल, जीव मंडल और जलमंडल ये सभी आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर किसी को भी एक को कुछ मतलब कोई भी एक प्रभावित होता है तो उससे दूसरा भी प्रभावित होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि भूकंप के कारण पानी में डूब गया, यानी कि जो जलमंडल है और स्थलमंडल है वो दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं ना, कि पानी में डूब रहा है तो उसके अंदर पानी स्थलमंडल को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रहता। देखो अगर हम जलमंडल को प्रभावित कर रहे हैं तो उससे जीवमंडल भी प्रभावित हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब नदियाँ दूषित होंगी, झीलें दूषित होंगी तो उसमें मानव कैसे उसको पिएगा पानी को, तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो यानी कि इससे हमें क्या समझ में आता है कि जीवमंडल, जलमंडल ये जितने भी हैं 3-4 मंडल, ये सभी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर एक को हम दूषित करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ेगा, ठीक है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, तापीय विद्युत संयंत्र भी होते हैं जहाँ पर हम देखो जो तापन होता है, मतलब कि जो कह सकते हैं कि कोयला, जो उस कोयला होता है उसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है वो समझ सकते हैं। या गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ, मतलब जो गाड़ियाँ जो चलती हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है। तो उद्योगों में से जो निकलता कचरा या फिर जो संयंत्र होते हैं बड़े बड़े, वहाँ से निकलता हुआ केमिकल या फिर गाड़ी से निकलता हुआ धुआं, ये सभी क्या करता है, वायु को भी प्रदूषित कर रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना चाहिए कि भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं, ठीक है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें जितने भी साधन हैं वो हमें सीमित मात्रा में उपयोग करने चाहिए और उपयोग करते समय भी हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें ही नुकसान होगा अगर हम पृथ्वी को नुकसान करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपस में पृथ्वी मतलब कि प्रकृति हमसे जुड़ी हुई है, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। और आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर के नोट्स प्लस में क्वेश्चन आंसर दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहले पहुँच जाए। थैंक यू।